Currently, Sayyid Muhammad Usman is doing Masters in Data Science from NUST Islamabad. I'm very thankful for him to take the time out and be here with us. Please welcome Sayyid Muhammad Usman, everybody. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, Usman bhai, you are. ठीक है. Raja, I'll be sharing my screen now. Thank you, Daniel, for the introduction. Please tell me if you can see it or not. Surely we can confirm it. Can you see my screen? Well, Usman bhai, you are audible and your screen is surely visible. Okay. Full screen mode नजर आ रहा है बिल्कुल राजा? Hello. जी उस्मान भाई, जी. ठीक हो गया. So, Assalamu alaikum everyone. We'll be starting off with this session now. Just to brief you a little bit about it. ये सेशन जो है डेटा साइंस का एक ओवरव्यू होगा और हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे कि किस तरह से हमने डेटा साइंस में एज अ स्टार्टर हम लोग किस तरह करियर स्टार्ट कर सकते हैं और हम लोग कुछ डेटा साइंस की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोग डिफरेंट और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो इंट्रोडक्शन मेरा ऑलरेडी दनियाल ने दे दी है. आउटलाइन में हमारे पास डेटा साइंस के फंडामेंटल्स हैं, डेटा साइंस के एप्लीकेशंस हैं, कुछ बज़वर्ड्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे फ्लोट कर रहे हैं जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सारे इंक्लूडेड हैं. उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनमें क्या क्या फ़र्क है. इसके अलावा डेटा साइंस की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, डेटा साइंटिस्ट के स्किल सेट्स क्या होते हैं. डेटा साइंस में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. अगेन लर्निंग पाथ और इसमें अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग और पाकिस्तान में जनरल जॉब मार्केट जो अवेलेबल है. तो वन मोर थिंग, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कट मी इन बिटवीन. आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम. ओके. Sure. So before going to this slide, हम लोग इस अगर इन्फोग्राफिक को देखें तो हमारे पास डेटा जो है आजकल ऑलमोस्ट एवरी 60 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है. किस तरह? अगर हम इस इन्फोग्राफिक को देखें तो हमें ये बता रहा है कि फेसबुक ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट 200,000 फोटोज अपलोड करती है, फेसबुक पे अपलोड होती हैं. इसी तरह से 70,000 वीडियोस देखी जाती हैं, 1.8 मिलियन सर्चेस की जाती हैं गूगल पे, तकरीबन 300,000 ट्वीट्स होती हैं, इंस्टाग्राम पे 65,000 फोटोज अपलोड होती हैं, स्नैपचैट पे इतना ज़्यादा होता है. इसी तरह मैसेजेस हमारे पास तकरीबन 29 मिलियन एवरी 30 सेकेंड्स हो रहे होते हैं. तो अगर हम लोग देखा है तो हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 60 सेकेंड्स में, जो कि बड़ी बिलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ 60 सेकेंड्स में इतनी ज़्यादा डेटा जनरेट कर रही हैं. अगर मैं अपनी पिछली स्लाइड पे आ जाऊं तो हमारी ओवर द पास्ट डेकेड सिंस 2009 हमारा जो डेटा को रिकॉर्ड करने का और डेटा की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. अगर हम लोग 2009 से कंपेयर करें इन एक्साबाइट अगर मैं आपको बताऊं, एक एक्साबाइट तकरीबन एक 100,000 टेराबाइट्स के इक्वल होता है, यानी 1 लाख टेराबाइट्स के बराबर एक एक्साबाइट होता है. तो मैं 2009 से लेके तकरीबन 2020 तक हम लोग 40 एक्साबाइट्स को हम लोग टच करने लगे हैं. और इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग ये देखें, हमारी शुरू में डेटा की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रही थी. लेकिन अगर हम लोग पास्ट 2 ईयर्स में देखें तो हमारी जितनी भी 90% ऑफ रिकॉर्डेड डेटा है ये पिछले पास्ट 2 ईयर्स में जनरेट हुई है, जो कि देखा जाए बहुत ही ज़्यादा है. और एक तरह से हम लोग इसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी होगी. तो डेटा ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम लोग उसको यूज़ कर सके मीनिंगफुल पर्पस के लिए तो इट कुड वर्क एज अ गोल्ड. तो देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट डेटा इज द न्यू गोल्ड. इस तरह एक जमाने में गोल्ड था, उसके बाद ऑयल के बारे में मशहूर था, लिक्विड गोल्ड.
अब कहते हैं जो फ्यूचर होगा वो सारा डेटा पे बेस्ड होगा, तो हमने इसको थोड़ा लेवरेज करना होगा जितनी डेटा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको हम लोगों ने अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? तो अब यहाँ पे यूज केस आता है डेटा साइंस का। तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में डेटा साइंस की डेफिनेशन देखें, तो डेटा साइंस इज अ कॉन्सेप्ट यूनिफाई स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, their related methods in order to understand, analyze the actual phenomena with the data. It uses techniques including mathematics, statistics, computer science, and domain knowledge and information science. अब इस डेफिनेशन को अगर हम लोग एक विजुअल फॉर्म में, एक सेट्स थियरी की फॉर्म में अगर देखें, तो हमारे पास डेटा साइंस कुछ इस तरह से नजर आती है। हम लोग सेट्स तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, जहाँ तक ये तो स्कूल में हम लोग डिफरेंट पढ़ते रहते थे कि हम लोग डिफरेंट सेट से हम लोग डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन करते थे। तो अगर हम लोग ये वाला सेट देखें, ये वाला बबल अगर देखें, तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस को डिफाइन कर रहा है, ये वाला बबल हमारा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है, और ये वाला बबल जो है हमारा डोमेन को डिफाइन कर रहा है, जो कोई भी बिजनेस हो सकता है हमारा। लेट्स से हमारा हेल्थ केयर में हो सकता है बिजनेस, फाइनेंस में हो सकता है, हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें, एग्रीकल्चर हो सकता है। तो एज अ डेटा साइंस किधर लाई करती है? डेटा साइंस इन तीनों बबल्स के मिड में लाई करती है, जो कि कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स जिसमें स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और डोमेन नॉलेज की कंबाइन करके एक तरह से डेटा साइंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो ये डेफिनेशन लिखी है उसको हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इस सेट के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम ये देखें, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का जो इंटरसेक्शन है वो मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग इज बेसिकली द फील्ड वेयर वी फीड द कंप्यूटर एल्गोरिथम सम डेटा, और वो फिर हमें सॉर्ट ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन या कोई फ्यूचर कुछ भी फ्यूचर के बारे में, या फिर किसी भी सेगमेंटेशन या डिवीजन के बारे में हमें मशीन लर्निंग हम लोग बेस्ड ऑन सम रोबस्ट एल्गोरिथम्स कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम लोग बिजनेसेस की बात करते हैं, बिजनेस अगर कंप्यूटर साइंस यूज करें तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता है, जिसमें ऐप डेवलपमेंट, जिसमें ऐप डेवलपमेंट आ जाती है, आपकी वेब इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और स्टैटिस्टिक्स और डोमेन की जब बात करें तो इसमें हम लोग के पास ट्रेडिशनल रिसर्च आ जाती है। तो इन सबको कंबाइन करके हमारे पास डेटा साइंस बनता है। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी डेटा साइंस की। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है। थिंक मैं आगे चलता हूँ फिर। जी कंटिन्यू कीजिएगा। तो एप्लीकेशंस अगर हम लोग देखें डेटा साइंस की, ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिस्ट की हैं। हम लोग अगर हमारे पास बहुत बड़ा सारा डेटा सेट है तो उसमें हम लोग डिफरेंट, लेट्स से हमारे पास बैंक्स में अगर हमारे पास यूजर्स की डेटा है और उसमें हम लोग को कोई एनॉमली नजर आती है तो हम लोग उसके थ्रू हम लोग फ्रॉड या रिस्क अगर हो हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में हम लोग डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास जीन्स की डेटा है तो हम लोग उसको यूज़ करके डायग्नोस कर सकते हैं कि किस बंदे को क्या डिजीज़ है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पेशावर में एक हमारे पास एक लैब भी इस्टेब्लिश हुई भी है RMI में, जो कि बिग डेटा, नेशनल बिग डेटा सेंटर के अंदर आती है। उसका नाम है प्रिसीजन मेडिसिन लैब। तो वो बेसिकली जीन्स डेटा को स्टडी कर रहे हैं और उसके थ्रू कुछ ईयर्स पहले ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक बंदे की जीन्स में कोई फॉल्ट है तो उसके थ्रू हम लोग कैंसर को टाइम से पहले ही डिटेक्ट कर लें, टाइम से पहले ही, यानी कैंसर बंदे को हुआ नहीं होगा उससे पहले हमें पता लग जाए, और उससे पहले ही हम लोग उसको मेडिकेशन दे के उसको ठीक कर लें, बजाय कि वो नेक्स्ट स्टेजेस में जाए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जबकि जो कि बड़े इंटेंस होते हैं। इस तरह से इंटरनेट सर्च में गूगल यूज़ करता है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में आपको पता होगा फेसबुक यूज़ करती है। लेट्स से आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च किया इंटरनेट पे या गूगल पे, तो गूगल आपको उसी तरह की एडवर्टाइजिंग नज़र दिखाता है। वेबसाइट रिकमेंडेशन, रिकमेंडर सिस्टम्स होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे आपको मूवीज रिकमेंड होती हैं, इस तरह से अमेजोन यूज़ करता है रिकमेंडर सिस्टम्स। तो डेटा साइंस बेसिकली यूज कौन कौन कर रहा है, ये हमने कुछ इसकी एप्लीकेशंस देखी। इस तरह के हमारे पास और भी देयर आर टन्स ऑफ अदर एप्लीकेशंस। हम लोग देखते हैं कौन कौन उसको यूज कर रहा है। तो हमारे पास आ जाते हैं जो बिग कंपनीज में अगर हम नाम लें तो उनमें गूगल, अमेजोन, इंस्टाग्राम, एप्पल, टेस्ला, फिटबिट जो कि एक
बहुत इस्टेब्लिश्ड फिटनेस कंपनी है। फेसबुक, IBM, ट्विटर, ये सारे डेटा साइंस यूज कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इन सब के पास डेटा जनरेट हो रही है और वो उसको अपने अपने मीनिंगफुल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, फेसबुक और गूगल जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अमेजोन जो है वो रिकमेंडर सिस्टम्स, अपनी वेबसाइट का रिकमेंडर सिस्टम अच्छा कर सकता है कि लेट्स से आपको वही चीज़ें रिकमेंड करे जो कि आपकी पसंद की होती हैं। इंस्टाग्राम का अगेन रिकमेंडर सिस्टम हो सकता है कि आपको जो चीज़ें आप लाइक करते हैं ज़्यादा वही आपके फीडबैक में आपके न्यूज़ फीड में ज़्यादा शो हों। एप्पल यूज कर रहा है डिफरेंट जगहों पे, आईफोन वगैरह और डिफरेंट जगहों पे। अगर आप देखें ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं एप्पल की भी। टेस्ला यूज कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अगर आपने उनकी वीडियोस देखी हों कि वो ड्राइवरलेस ड्राइविंग और ये सारी चीजें, टेस्ला इसको बहुत इंटेंस उसमें यूज कर रहा है, AI डेटा साइंस को। फिटबिट एक वेरेबल डिवाइसेस की कंपनी है जो कि आपकी हेल्थ को मॉनिटर करती है। फेसबुक, IBM भी आपकी क्लाउड बेस्ड और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्विटर है आपके पास, ये अपने ट्रेंड्स को मॉनिटर करने के लिए ट्विटर यूज करती है। ये हमारी होगी इंटरनेशनली कंपनीज कौन कौन सी यूज करते हैं। हम थोड़ी लोकल कंपनीज की भी बात करते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं डेटा साइंस। पाकिस्तान में हमारी मेजर टेलीकॉम कंपनीज जैज, जोंग, टेलीनॉर, ये अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटा साइंस को यूज कर रहे हैं। अपने कस्टमर्स की को टारगेटेड, आपको लेट्स से आपको कोई मैसेज आता है टेलीनॉर की तरफ से या कोई भी, तो वो जरूरी नहीं है कि लेट्स से कि उन्होंने हर किसी को मैसेज किया होगा। वो हो सकता है उन्होंने कोई टारगेटेड मैसेज किया हो जो कि आपको ही स्पेसिफिकली आया हो। वो किस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने आपके डेटा को स्टडी किया हो। लेट्स से आपने पिछले दिनों कोई परचेज किया हो, कोई सुपर कार्ड या कुछ और कार्ड लिया हो, तो उन्होंने आपको एकदम मैसेज कर दिया कि जी आपने जो कि आपने कार्ड लिया तो आपके पास क्रेडिट भी है तो आप पैकेजेस खरीद सकते हैं इनके। इस तरह से ये लोग टारगेटेड मैसेजेस भी करते हैं। इसके अलावा टेराडेटा एक डेटा वेयरहाउसिंग कंपनी है, इनका ये भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई है डिफरेंट शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में। इनका क्लाइंटेल वर्ल्ड वाइड है। ये लोग भी डेटा साइंस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। MTBC एक हेल्थ केयर कंपनी है, ये हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हैं। S&P ग्लोबल, अगर आपने नाम सुना हो, S&P 500 एक स्टॉक इंडेक्स होता है, वो उसको जो कि S&P ग्लोबल बेसिकली मेंटेन करता है। ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये लोग डेटा साइंस यूज़ करें फाइनेंस में। अभी हम लोग रिसेंटली ये भी देखने में आया है कि UBL और HBL जो बैंक है हमारे, ये भी पाकिस्तान में डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं और बहुत सारी डेटा साइंस में अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये कुछ पाकिस्तानी कंपनीज होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं। टू बी हमारे पास एफिनिटी है, एक पाकिस्तान बॉर्न अमेरिकन का स्टार्टअप था जो कि काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है इन AI एंड डेटा साइंस। हमारे पास और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में एक्टिव हैं इन दिस डोमेन। इसके अलावा रिसर्च पे काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। अब हम कुछ बज़वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि डेटा साइंस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। उन बज़वर्ड्स में हमारे पास एक तो हमें AI का हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, एक मशीन लर्निंग का हमने नाम सुना होगा, एक डीप लर्निंग का नाम सुना होगा। अब और डेटा साइंस, हम इन चार टर्म्स को नॉर्मली बहुत क्लोजली यूज करते हैं और इनको आपस में हम लोग इंटरलिंक भी करते हैं। तो अगर हम लोग इस सेट्स थियरी को देखें तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस बेसिकली is the part of is an intersection of artificial intelligence। बल्कि इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं हम लोग पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बिग अम्ब्रेला जिसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आती है, और डेटा साइंस एक इंटरसेक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों यूज करते हैं। और इसके अलावा हम लोग डेटा साइंस में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज की टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो यहाँ पे हमारी कुछ डेटा साइंस लाई करती है और इस तरह हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन सारी टर्म्स को। तो AI के अंदर ML आती है, ML के अंदर एडवांस टॉपिक जो है वो डीप लर्निंग है, और हम लोग डेटा साइंस में ये डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग दोनों यूज करते हैं। अगर मैं आपको डीप लर्निंग और आम मशीन लर्निंग में फर्क बताऊं, हमारे पास दो इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास कन्वेंशनल मशीन लर्निंग है और एक हमारे पास मॉडर्न डीप मशीन लर्निंग है। मॉडर्न मशीन लर्निंग में हमारे पास ये डीप लर्निंग आती है
और कन्वेंशनल मशीन लर्निंग में हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स आते हैं जो कि हम लोग बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन जो आजकल बूम आया हुआ है ज्यादातर डीप लर्निंग की वजह से आया हुआ है मार्केट में। एक और जो बज़वर्ड यूज होता है वो है बिग डेटा का। तो क्योंकि आजकल के ज़माने में मैंने जैसे बताया हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला इंफोग्राफिक दिखाया था। आजकल डेटा जो है सॉर्ट ऑफ इनकंट्रोलेबल हो गया है ह्यूमनली हमारे लिए, उसको डील करने के लिए। तो हम लोग उसके लिए बड़े फास्ट सुपर कंप्यूटर्स भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास आजकल इतनी कंप्यूटेशन पावर भी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो आजकल जितना बूम आया हुआ है बिग डेटा का वो बेसिकली ये है कि हम लोग वी आर नाउ एबल टू प्रोसेस दिस अमाउंट ऑफ डेटा। बिग डेटा को हम लोग डिफाइन किस तरह करते हैं? बिग डेटा हम लोग बेसिकली 5-6 वीज के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक 3 वीज हमारे पास उस डेटा का वॉल्यूम आ जाता है, उसकी वैरायटी आ जाती है, उसकी वेलोसिटी आ जाती है। वॉल्यूम उसमें क्या है? उसका साइज, लेट्स से हमारे पास डेटा ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। वैरायटी उसमें क्या है कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये कि हमारे पास डेटा टेबल फॉर्म में आ रही है। अनस्ट्रक्चर्ड में हो सकती है, लेट्स से हमारे पास पिक्चर्स हो, कोई टेक्स्ट की डेटा हो, ये भी डेटा है लेकिन इट्स इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। फिर वेलोसिटी की डेटा किस स्पीड से आ रही है। अगर मैंने आपको पिछले उसमें इंफोग्राफिक में दिखाया था कि 60 सेकंड्स में हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास बहुत फास्ट इसकी वेलोसिटी जो है बिग डेटा की बहुत ज्यादा है। वेरासिटी यानी डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं, जो डेटा हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअल भी है कि नहीं है। उसकी वैल्यू, वो हमारे पास कितना हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। वेरिएबिलिटी, उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, यानी हमारे पास कितनी डिफरेंशिएशन है। तरह तरह की डेटा हमारे पास आ रही है। हर बंदा डिफरेंट तरह की पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, हमारा बंदा डिफरेंट तरह के मैसेजेस भेज रहा है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्नैप्स अपलोड हो रही हैं। हमारे पास नेटफ्लिक्स है तो उसमें डिफरेंट चीजें देखी जा रही हैं। तो ये वैरायटी में आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा साइंस का। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? हेलो। वेल उस्मान भाई, कुछ क्वेरीज हैं लेकिन इंशाल्लाह वो Q&A सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। यू आर गुड टू गो। चलें, सही है, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने डेटा साइंस डिस्कस कर लिया, हमने बज़वर्ड्स को डिस्कस कर लिया कि एआई वगैरह और इन बिग डेटा में क्या फ़र्क है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट होता है वो किस तरह काम करता है। तो डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली शुरू होता है सिर्फ एक क्वेश्चन से। अब लेट्स से आप एक कंपनी के सीईओ हैं, बल्कि आप एक सीईओ नहीं, आपके एक कंपनी का सीईओ है जो कि आपका बॉस है, और आप एक उस कंपनी में डेटा साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो आपका सीईओ आपको कहता है कि आपकी कंपनी है मार्केटिंग और सेल्स की कंपनी है, आपका कोई प्रोडक्ट है वो आप बेचते हैं। आप उसको देख के कहते हैं कि जी कंपनी की सेल्स ड्रॉप हो रही हैं, तो उसकी क्या वजह है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी की सेल्स ड्रॉप होना है, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। वी कम अप अ क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के बाद हम लोग एक्वायर करते हैं डेटा को। हम लोग रेलेवेंट डेटा, जो डेटा साइंटिस्ट होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, आप ये सबसे पहले देखेंगे कि अब मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो मैं डेटा को स्टडी करूँ। हमारी डेटा क्या बताती है हमें कि हमारी सेल्स क्यों ड्रॉप हो रही है। हम लोग डेटा को स्टडी करते हैं, उस डेटा को एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने के बाद उसमें से हम लोग रेलेवेंट डेटा को निकाल लेते हैं और उसको फिल्टर आउट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ETL। ETL का मतलब है, ये एब्रिविएशन है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेटा को अपने फिगर डेटा सेट से निकाल लिया और हमने उसमें से रेलेवेंट डेटा को आगे हमने पुश कर दिया नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि कहलाता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें हम लोग डेटा को रैंडमली विजुलाइज करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि लेट्स से कोई डेटा अगर अनक्लीन है तो उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, डेटा क्लीनिंग और डेटा विजुलाइजेशन। रैंगलिंग बेसिकली मतलब है डेटा क्लीनिंग में आता है। हमारी डेटा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिसिंग वैल्यूज हों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हों। लेट्स से एक बंदे ने, हमारे पास डेटा में डेज की अगर डेटा है हमारे पास कि हमारी इस डे पे इतनी सेल्स हो रही हैं, अब किसी ने डे जो है वो टी जो है कैपिटल टी से लिखा हुआ है, किसी ने टी जो है वो स्मॉल टी से लिखा हुआ है। ट्यूसडे को, सॉरी, अगर ट्यूसडे हम वर्ड लेते हैं, एक डे को लेते हैं,
उसमें टी कैपिटल से भी लिखा होगा, स्मॉल से भी लिखा होगा, किसी ने ट्यूसडे फुल लिखा हुआ है, किसी ने TUE लिखा हुआ है सिंपली। इसको हमने, ये इनकन्सिस्टेंसीज होते हैं डेटा में, जिसको हमने करेक्ट करना होता है। कंप्यूटर जो है इन चीज़ों को डिफरेंटली एलैबोरेट करेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग तो इसको पढ़ लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें कंप्यूटर को समझाना है, वो विजुलाइज करे और इसको हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करें, तो वो फिर बेसिकली हम लोग उसके लिए डेटा क्लीनिंग करते हैं और इन इनकन्सिस्टेंसी को ख़त्म करते हैं। कोई मिसिंग वैल्यू है डेटा में तो उसको हम लोग या तो बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, या तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग लेट्स से हमारे पास कोई कॉलम है, उसमें कोई डेटा मिसिंग है, तो उसमें हम लोग मीन मीडियन मोड ले लेते हैं। इस तरह के डिफरेंट हम लोग इनकन्सिस्टेंसी को डील करते हैं और फिर उस डेटा को हम लोग विजुलाइज करते हैं। विजुलाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट बार चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स और इस तरह के हम लोग बना के हम लोग अपने बॉस को दिखा सकते हैं कि जी हमारे पास डेटा ये एक्सप्लेन करिए, हमारी सेल्स इंप्रूव हो रही हैं कि डिक्रीज हो रही हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा मॉडलिंग का। तो मॉडलिंग बेसिकली हमारी डेटा में क्या होती है, वो ये होती है कि हम लोगों ने लेट्स से डेटा को तो निकाल लिया, अब उस डेटा से हमने एक तरह का सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना है। कि हमने देखना है कि जी हमारी स्केल, अगर डेटा एनालिसिस में हम लोग ये अंदाजा लगा लेंगे कि हम लोगों की सेल्स जो है वो क्यों कम हो रही थी। हम लोग जब इसको डेटा एनालिसिस किया, हमें अपनी वजह पता लग जाएगी। उसके बाद हम लोग मॉडल बनाते हैं। मॉडल के बाद हमारे पास जो डिफरेंट पैरामीटर्स हमने जमा किए हैं डेटा के, उसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं डेटा को, और हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हैं मॉडलिंग में, जिसमें बड़े रोबस्ट एल्गोरिथम है, रिग्रेशन, वो हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम यूज करते हैं। उसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को, मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, जो कि बेसिकली मॉडल चूज करने के बाद हम लोगों का सेकंड स्टेप होता है ट्रेन करना। हम ट्रेन करने के बाद अपने मॉडल को वैलिडेट करते हैं, और जब हम वो डिसाइड कर देते हैं हमारी मॉडल जो कि हमारी प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेन हो गया है, हम लोगों को पैटर्न्स मिल गए हैं डेटा में, तो वो एल्गोरिथम वो उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर लेता है। और जब उसको कोई नई डेटा मिलती है तो हमें वो फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है कि लेट्स से अगर हम फ्यूचर में ये मूव करें, हमारी सेल्स इंप्रूव होंगी या डिक्रीज होंगी। उसके थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं उसकी डिफरेंट जगहों पे। लेट्स से हम लोग उसके लिए कोई वेब एप्लीकेशन बना लें, हम लोग कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना लें, हम लोग कोई डैशबोर्ड बना के अपने डैशबोर्ड, जैसे हमारे पास गूगल एनालिटिक्स अगर किसी ने यूज किया हो तो हमारे पास वेबसाइट के एनालिसिस आते हैं, उस तरह से हमारे पास एक डैशबोर्ड हमारे CEO को हम लोग पेश कर सकें कि जी सर हमारे पास ये वजह थी, इस वजह से हमारे पास सेल्स डाउन हो रही थी, अगर हम लोग ये मूव करें तो हमारे पास इंक्रीज हो सकती है। और फिर हम लोग उसकी डेटा अपना जो डिप्लॉयमेंट करने के बाद हम लोग अपने जो एप्लीकेशन है उसको टेस्ट करते हैं। अगर उसका रिजल्ट ठीक आए तो हम लोग अगेन उसको दोबारा अपना मॉडल सेलेक्ट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, नई डेटा भी यूज करते हैं और अगेन उसको वैलिडेट करते हैं। ये थोड़ा रिकर्सिव प्रोसेस है, अगेन ट्रेनिंग और वैलिडेशन। ये रिकर्सिवली हम लोग नई डेटा पे ट्रेन कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हमें फीडबैक मिलता है टेस्टिंग का तो हम लोग उसको भी हम लोग रिकर्सिवली कर रहे होते हैं। अगेन हम लोग आखिर में स्टोरी टेलिंग करते हैं। स्टोरी टेलिंग में जिसमें हमारे पास डैशबोर्ड्स आ जाते हैं और डिफरेंट डिप्लॉयमेंट भी हो जाती है। जो हमने क्वेश्चन बेसिकली आस्क किया था उसका हमें इस आखिरी स्टेप में हमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट था, जो कि हमारा नॉर्मली एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो कि हमारे डेटा साइंस की प्रोजेक्ट में ये स्टेप्स यूज होते हैं। जनरली जरूरी नहीं है कि यही स्टेप्स हमेशा यूज हों। हमारी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर कभी कभार सिंपल डेटा एनालिसिस से भी सॉल्व हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ही इंटेंस हो, कभी हमने रॉन्ग डेटा सेलेक्ट की हो और हमारा मॉडल ही गलत बने और हम लोग उसको ना आखिर में स्टोरी टेलिंग उसकी कर सकें, तो हम लोग को डेटा में दोबारा नहीं लेनी पड़े, कोई और रेलेवेंट डेटा यूज करनी पड़े। तो जरूरी नहीं है यही लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट यूज हो, लेकिन दिस इज द जनरल मेथडोलॉजी दैट इज यूज्ड। हर जगह पे हर कंपनी में डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज की जाती हैं। हर कंपनी की डेटा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर कंपनी की डेटा भी डिफरेंट होती है। किसी की डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होती है, किसी की डेटा स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन दिस इज द जनरल अप्रोच। हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आखिर में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास अगर इसी को हम लोग स्टेप्स में देखें, हम लोग कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। हमारे पास अगेन हमने फ्रेम किया प्रॉब्लम को, हमने कलेक्ट की डेटा, उसको प्रोसेस किया, उसको एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया हमने, उसमें उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया और आखिर में उसकी स्टोरी टेलिंग की, जो कि कम्युनिकेशन होता है। तो क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को डिफाइन किया सही तरह और उसको इस तरह डिफाइन किया कि एक डेटा साइंटिस्ट को पूरी तरह समझ आ सके और वो डेटा के थ्रू एलैबोरेट कर सके। तो एक लेमैन से आपने क्वेश्चन लिया और उसको अपनी लैंग्वेज में आपने उसको इंटरप्रेट किया,
उसके बाद आपने उसको किसी भी अच्छे डेटा फॉर्मेट में ट्रांसफर किया, जैसे आपने अगर एसक्यूएल पढ़ी हो, डेटाबेसेस पढ़े हो, अगर आप लोग जूनियर्स हैं तो शायद आप लोग ना पढ़ा हो, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, वेब और इंटरनली वेब पे भी स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेल फाइल्स होती हैं, सीएसवी फाइल्स होती हैं जो कि एक्सेल में ओपन होती हैं, जेसॉन फॉर्मेट जो कि वेब का बड़ा मशहूर फॉर्मेट है, पॉपुलर फॉर्मेट है इसको यूज करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं, अगेन वही जो स्टेप मैंने आपको बताया था डेटा क्लीनिंग का। उसमें हम लोग अगेन मिसिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, एरर्स फाइंड करते हैं, इनकंसिस्टेंसीज फाइंड करते हैं। उसके अलावा हम लोग रैंडमली प्ले करते हैं डेटा को, और उसमें हम लोग डिफरेंट हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कोई ट्रेंड नजर आ रहा है, कोई पैटर्न नजर आ रहा है। तो हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जिसमें हम लोग फिर मॉडल को डिफाइन करते हैं कौन सा मॉडल इसके लिए ज़्यादा फिट होगा। मॉडल बेसिकली हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम लोग मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। उनको मैं अभी आगे जाके थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। हमारे पास एल्गोरिथम्स बेसिकली ऑलरेडी डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि डेटा से अपने आप को डेटा से लर्न करते हैं और आगे प्रेडिक्शंस और डिफरेंट चीज़ें करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेडिक्टिव मॉडल्स भी होते हैं और ऐसे मॉडल भी होते हैं जो कि रिफाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं डेटा को। इसके अलावा हम लोग जो ये भी देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास डेटा अगर सही नहीं है तो हम लोग प्रीवियस स्टेजेस पे जाके उसको दोबारा रिफाइन करते हैं। आखिर में हम लोग अगेन विजुलाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो भी किसी तरह से भी कर सकते हैं, एज एन ऐप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, हम लोग उसको डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। इन सारे स्टेप्स में जो टूल्स यूज होते हैं उनमें सबसे पॉपुलर टूल तो हमारे पास अगर हम देखें ये क्वेश्चंस हो गए हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेस हो गए। अगर बिग डेटा की बात करें तो उसमें हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है, उसका वो कहलाता है हडूप। दिस इज अ वेरी हाई लेवल एडवांस टॉपिक, लेकिन इसको फिलहाल आप भूल जाएं। जो एज अ स्टार्टर आप लोगों को जो चीज़ सीखनी होगी वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होंगे तो उनको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी। लेकिन डेटा साइंस में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक पाइथन है और एक आर है। आर एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है जो कि बहुत पहले से यूज़ हो रही है, और पाइथन जो है आजकल सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि डेटा साइंस में यूज़ हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में सबसे कम्युनिटी और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव कम्युनिटी और इंटरनेट पे जितनी भी सबसे हेल्प अवेलेबल वो सबसे ज़्यादा पाइथन ही के लिए है। जनरली न्यूबीज को रिकमेंडेड यही है कि हम लोग पाइथन सीखें। आर जो है जनरली रिसर्चर्स यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के लिए, कुछ कंपनीज भी यूज़ कर रही हैं, लेकिन आर आहिस्ता आहिस्ता आउटडेट हो रही है। हमारे पास पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें पैंडास आता है। पैंडास बेसिकली डेटा हैंडलिंग के लिए होता है। डिफरेंट पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हडूप अगेन बिग डेटा का एक फ्रेमवर्क है, वो जब हमारी डेटा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली एज ए न्यूबी आप लोग कभी भी बिग डेटा को यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग सिंपल डेटा पे इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास और भी पाइथन की लाइब्रेरीज है, नमपाई है, मैटलैब है, मैटप्लॉटलिब है। ये हमारे पास विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज हैं। ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स हैंडलिंग की लाइब्रेरीज हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड हैं, ए/बी टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, कॉजेशन। स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं डिफरेंट डेटा में पैटर्न्स फाइंड करने के लिए। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको स्टैटिस्टिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और उसके अलावा आपको फिर थोड़ी सी मशीन लर्निंग भी आनी, आप थोड़ी सी नहीं, काफ़ी इन डेप्थ मशीन लर्निंग आनी चाहिए, जिसमें हमारे पास कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे मैंने आपको बताया था पहले। उसके अलावा डीप लर्निंग आजकल बहुत यूज हो रही है, तो डीप लर्निंग आनी चाहिए। उसके अलावा मैथमेटिक्स का बहुत यूज केस है एनालिसिस के लिए। और आखिर में आप विजुलाइज करेंगे, अपना डैशबोर्ड बनाएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। टैब्लू एक बहुत पॉपुलर टूल है विजुलाइजेशन के लिए, D3.js, गूगल विजुलाइज एक टूल है। अगेन ये पाइथन के 2-3 लाइब्रेरीज हैं जो कि यूज होती हैं। और फिर इन दैट हम लोग रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हैं इसके बारे में, जो हमने स्टडी की हो, टोटल एनालिसिस किया, उसकी बेसिस पर हम लोग रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट का स्किल सेट क्या होता है? उसके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होने चाहिए। जैसे मैंने बताया पाइथन आपको सीखनी होगी, पाइथन की कुछ पैकेजेस हैं वो आपको सीखने होंगे। उसके बाद आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स सीखनी होगी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटा को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद आपको डेटा क्लीनिंग सीखनी होगी। जैसे आपके पास डेटा आ गई है तो आप किस तरह उसको क्लीन कर सकते हैं।
ये काम आप पाइथन में ही करेंगे। पाइथन के पैकेजेस जैसे मैंने आपको बताया था, पैंडास एक पैकेज है, पैंडास यूज होता है डेटा क्लीनिंग के लिए। इसी तरह डेटा विजुअलाइजेशन भी पैंडास में पाइथन में हो सकती है। और पाइथन में हम लोग डिफरेंट टूल लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब, ggplot, seaborn, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। मशीन लर्निंग, अगेन हमारे पास मशीन लर्निंग भी पाइथन में हम लोग कर सकते हैं, सारे बिल्ट इन पैकेजेस हैं। साइकिट लर्न हमारा सबसे पॉपुलर पैकेज है। इसके अलावा हमारे पास मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, इन सब की। और नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज। ये डेटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज आपको एक्सपेक्ट करेंगी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी नॉलेज हो, क्योंकि जब आप अपनी मॉडलिंग कर लेते हैं, अपना डेटा साइंस में प्रोग्रामिंग और डिफरेंट अपने मॉडल्स वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद आपको ऐप में या फिर वेब एप्लीकेशन में बना के उसको सॉर्ट ऑफ डिप्लॉय भी करना होता है। उधर आपको थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जनरली कंपनीज में ये होता है कि हमारे पास डेटा साइंटिस्ट अलग होते हैं, डेटा इंजीनियर्स अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अलग होते हैं। तो हर बंदे का डिफाइंड रोल होता है जो कि किसी भी पार्ट पे काम कर रहा होता है डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के पे। फिर डेटा इंटुइशन, ये बेसिकली डेटा की अंडरस्टैंडिंग है। अब मैंने जैसे बताया था कि डोमेन नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस में। लेट्स से अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो आपको हेल्थ केयर की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंस में काम कर रहे हैं, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज़ की नॉलेज प्रायर टू गेटिंग जॉब होना ज़रूरी नहीं है। आपको जॉब लेने के लिए डेटा साइंस में आपको ये स्किल्स होने चाहिए, या ये बेसिकली इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्किल्स तो ज़रूरी होने चाहिए। डेटा इंटुइशन ऐसी चीज़ है जो कि लेट्स से अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब मिलती है तो हेल्थ केयर सेक्टर में जाके भी सीख सकती है। जब आप डेटा के साथ व्हेन यू प्ले अराउंड विद द डेटा, आप थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करेंगे तो फिर आपको उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ेगी। टाइम टू टाइम आप उस डेटा को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे और आप उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर में एक अच्छे एस्टैब्लिश डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, या फिर कोई भी फाइनेंस में, एग्रीकल्चर में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, किसी भी चीज़ में। अब हम लोग कुछ डिफरेंट जॉब रोल्स देखते हैं डेटा साइंस में कौन कौन से यूज होते हैं। एक है सिंपल डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट सिंपली उसको प्रोग्रामिंग टूल्स पे कमांड होनी चाहिए। पाइथन जैसे मैंने कहा बड़ा सबसे पॉपुलर टूल है, पाइथन उसको आनी चाहिए। डेटा विजुलाइज करके देख सके, कम्युनिकेट कर सके। डेटा की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगेन ये हमारे पास डिफरेंट डिफाइन करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ समवट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा की इंट्यूशन, उसको अंडरस्टैंडिंग हो, स्टेटिस्टिक्स को थोड़ी बहुत आती हो, लेकिन उसको ये इतने एडवांस काम नहीं करने चाहिए, करने की ज़रूरत है। जिसमें हमारे पास डेटा क्लीनिंग आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये सारी डेटा एनालिस्ट की डोमेन में नहीं आते। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिसमें डेटा एनालिस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को भी डिप्लॉय करते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो अगेन वेरी कर सकती है ये चीज़ कंपनी टू कंपनी। मशीन लर्निंग इंजीनियर जनरली मशीन लर्निंग मॉडल्स पे काम करता है, जो कि बेसिकली एल्गोरिथम्स हैं, जो कि डेटा को फीड करके ट्रेन होते हैं, और उनसे कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलती है। मशीन लर्निंग जनरली इस पे काम करता है। वो उसकी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जनरली मशीन लर्निंग इंजीनियर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं की जाती। डेटा रैंगलिंग डिपेंड करता है, वो लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। डेटा क्लीनिंग की जरूरत उनको हो सकती है। जनरली वो लोग एल्गोरिथम साइड पे स्टडी करते हैं, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं। डेटा इंजीनियर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो कि डेटा के उसमें स्पेशलाइज करते हैं। लेट्स से उनके पास पाइथन की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, उनके पास स्टैटिस्टिकल नॉलेज इतनी नहीं होती, लेकिन उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज ज़्यादा होती है। लेट्स से अगर इस जगह पे वो लोग लाए नहीं कर रहे, तो वो यहाँ पे जगह पे स्ट्रॉन्ग होती है। अब अगर डेटा साइंटिस्ट के रोल को देखें, डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से आती हैं। इसमें प्रोग्रामिंग भी आती हो, डेटा विजुअलाइजेशन भी आती हो, डेटा को अंडरस्टैंड भी करना आता हो, स्टैटिस्टिक्स भी आती हो, आपको डेटा को क्लीन करना भी आता हो, मशीन लर्निंग की भी नॉलेज हो। लेकिन अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कंपनीज एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी नॉलेज हो, तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको एक डेटा साइंटिस्ट रोल जो होता है वो एक ऑल इन वन रोल होता है, और लेकिन अगेन कंपनीज में डिफरेंट रोल डिफाइंड होते हैं टू यानी
effectively allocate the burden, ताकि एक बंदा इस काम को सिंपली टारगेट करे, मशीन लर्निंग इंजीनियर सिर्फ मशीन लर्निंग को टारगेट करें, डेटा इंजीनियर जो वो डिप्लॉयमेंट को ज़्यादा टारगेट करें, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और या फिर डेटा क्लीनिंग हम मशीन लर्निंग इंजीनियर बहुत ज़्यादा करते हैं। लेट्स से ये जो ETL प्रोसेस हमने स्टडी किया था, ये सॉरी डेटा इंजीनियर्स ETL प्रोसेस डेटा इंजीनियर्स यूज़ करते हैं कि हमारे पास डेटा एक्वायर कर लिया, उसको क्लीन करना और उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लेके आना, ये डेटा इंजीनियर्स का नॉर्मली काम होता है। तो अगर आप लोग को डेटा साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो हाउ कैन यू बेसिकली स्टार्ट लर्निंग डेटा साइंस? तो अगेन स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी समझा भी दी है। मशीन लर्निंग क्या होती है, डेटा साइंस क्या होती है, AI बेसिकली कहाँ लाई कर रहा है, जैसे हमने ये वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने ये वाली टर्मिनोलॉजीज देखी जिसमें डेटा एक्विजिशन, EDA, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से फेमिलियर होना है, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करता है किस तरह से, इन चीज़ों से फेमिलियर होना है, डेटा साइंस में क्या क्या होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा अंडरस्टैंड करने का लर्निंग पाथ का डेटा साइंस की। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स समझने का। मैथमेटिक्स में हमारे पास लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस आ जाता है। लीनियर अलजेब्रा हमारे बहुत ज़रूरी है कि हमें बिल्कुल ही डेप्थ में आती हो। हमें कुछ एल्गोरिथम्स की बेसिकली जो फंक्शन करते हैं वो लीनियर अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स पे करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रिसर्च साइड पे जा रहे हैं डेटा साइंस में, तो मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप डेटा को डिस्क्राइब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं, तो हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड बहुत सारे यूज़ करते हैं, वो आपने सीखने होंगे। आपको अलावा एक टूल यूज़ करना होगा आपको, या तो R या तो पाइथन, लेकिन जनरली पाइथन रिकमेंडेड है क्योंकि पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर टूल राइट नाउ इन डेटा साइंस डोमेन, और इसकी सबसे ज़्यादा कम्युनिटी अवेलेबल है। इसके अलावा पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ये सिर्फ डेटा साइंस में यूज़ नहीं होती है, वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, ये वेब स्क्रैपिंग में भी यूज़ होती है, ये डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड डेवलपमेंट हर जगह पे अप्लाई हो सकती है। पाइथन इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि आप फिर पाइथन को ही सीख के आप और भी बहुत सारी चीज़ों पर बिल्ड अप कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा बेसिक्स से आप मशीन लर्निंग सीखेंगे, जिसमें कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगे जो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होंगे, और फिर एडवांस मशीन लर्निंग पे जाएंगे जो कि जैसे हमने देखा था डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स ही का आजकल सबसे ज़्यादा बूम जो आया हुआ है डेटा साइंस और डेटा का, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की वजह से है। न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल जैसे हमारे ब्रेन की तरह फंक्शन करते हैं, वो बेसिकली एल्गोरिथम ही है एक तरह का, और वो हमारे ब्रेन की तरह फंक्शन करते हैं, और हमारे उसको जब हम लोग डेटा फीड करते हैं तो वो हमारे ब्रेन की तरह बिल्कुल लर्न करते हैं, और वो लर्न करके लेट्स से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको पिछले एग्जांपल दिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अगर फेसबुक पे आप देखें तो आपको फेसबुक में आइडेंटिफाई कर लेता है, टैग कर लेता है खुद ये बंदा कौन है। ये बेसिकली इंटरनेट और AI का काम है। ये बेसिकली डेटा साइंस में भी फॉलो करता है। ये इंटरसेक्शन है AI और मशीन लर्निंग की। और इसके बाद लास्ट स्टेप होगा आपका, जब आप ये सब सीखेंगे आपने वो प्रोफाइल बनानी होगी, और आप इन सब स्किल की बेसिस पे आप एटलीस्ट एक आप क्या कह सकते हैं इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कहाँ से आप सीख सकते हैं डेटा साइंस बेसिकली? तो देयर आर वेरियस सोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मैं आपको कुछ फ्री सोर्सेज भी बताऊंगा, कुछ पेड सोर्सेज भी बताऊंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ से सीखा। तो सबसे पहले मैं कोर्सेरा का बताता हूँ कि मैंने कोर्सेरा पे हम लोग कहाँ से किस तरह से हम लोग फ्री डेटा साइंस सीख सकते हैं। अगर आप कोर्सेरा किसी ने नाम सुना हो, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है, और ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जिसमें हमारे पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, IBM बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल, इन कंपनीज के भी कोर्सेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज के भी कोर्सेज होते हैं, वो हम लोग फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं, वो पेड भी एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंड्स आप किस तरह करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक फ्री एक्सेस करने की हमारे पास कोर्सेरा पे फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, तो मैं उसका तरीका बता सकता हूँ क्या होता है। उसके लिए अगर आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा, एक सर्टिफिकेशन है डेटा साइंस की, वह IBM की तरफ से, वह IBM डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो कि मैंने भी किया हुआ है। मैंने जो फर्स्ट डेटा साइंस की डिग्री थी वो यहाँ से की थी।
ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो है इसमें डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें टोटल कोर्सेज हमारे पास 9 कोर्सेज हैं। और इन 9 कोर्सेज में हमें बिल्कुल स्क्रैच से डेटा साइंस सिखाई जाती है कि डेटा साइंस है क्या, जो कि हमने आज कवर किया है। उसके टूल्स, इसमें पाइथन में सिखाई जाएगी थोड़ी बहुत, मेथोडोलॉजीज, अगेन लाइफ साइकिल। और उसके बाद हम लोग डेटा पाइथन सीखेंगे बेसिक। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आप इस कोर्स में भी सीख सकते हैं पाइथन। एसक्यूएल जो कि डेटाबेसेस के लिए एक लैंग्वेज है, वो भी हम इसमें सीखेंगे। मेटा एनालिसिस करने के लिए सिंपल एक कोर्स है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कोर्स है। मशीन लर्निंग अगर आपको नहीं आती तो उसके लिए भी एक कोर्स है, जिसमें हमारे पास सिंपल रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स वो हैं। और आखिर में हमारे पास एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट होगा। और जब आप ये सारे कोर्सेज कर लेंगे इसके बाद आपको एक आईबीएम की तरफ से बैज मिलेगा जो कि डेटा साइंस स्पेशल सर्टिफिकेट कहलाता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो पे लिख के इसकी बेसिस पे आप डिफरेंट जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। इसको फ्री में एक्सेस करने के लिए अगर आप देख सकते हैं हमारे पास ये बटन अवेलेबल है। आपने सबसे पहले कोर्स को सिलेक्ट किया, जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं व्हाट इज डेटा साइंस कोर्स करना चाहते हैं सबसे पहले, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले फाइनेंशियल एड अवेलेबल पे। फाइनेंशियल एड अवेलेबल करके आप अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपने भरना है और आपके पास कुछ टाइम बाद विद इन 15 डेज आपको ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अगर आप पेड करना चाहते हैं तो पेड इसकी कोई अगर मैं बताऊं आपको तो ये इसकी प्राइसिंग तकरीबन $50 पर मंथ है या ऐसे कुछ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्राइसिंग यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब यहाँ पे आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करेंगे और आपको ये शो करेंगे कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप अपने डेटा साइंस करियर को किक स्टार्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा सेकंड प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑडेसिटी है। ऑडेसिटी की हमारे पास डिफरेंट नैनो डिग्रीज अवेलेबल होती हैं। ऑडेसिटी में हमारे पास पूरा का पूरा प्रोग्राम है, हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज अवेलेबल हैं। हम लोग उसमें से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। जो डेटा साइंस में पूरा का पूरा इसमें पूरे बहुत हर चीज़ के बारे में प्रोग्राम गिवन है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी गिवन है, डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी गिवन है, डेटा प्रोडक्ट मैनेजर और भी बहुत सारे रोल्स हैं उसके बारे में भी गिवन है। डेटा इंजीनियर जैसे मैंने डिफाइन किया था, एक इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो कि डेटा में स्पेशलाइज करता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा एनालिस्ट होता है। इसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स गिवन है। इनकी कोर्सेज फ्री में एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑडेसिटी और स्कॉलरशिप। इसके कुछ टाइम बाद स्कॉलरशिप्स आती हैं। आजकल ये वाली स्कॉलरशिप एक्टिव है। इसके अलावा पास्ट में AWS की स्कॉलरशिप रह चुकी है इस पे एक्टिव। माइक्रोसॉफ्ट एजूर की स्कॉलरशिप एक्टिव रह चुकी है जो कि मशीन लर्निंग में है। ये भी मशीन लर्निंग में है स्कॉलरशिप। अब इस तरह से ये तकरीबन $200 और $500 की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपको बिल्कुल ही मुफ्त पड़ जाती हैं। $200 पर मंथ का हिसाब होता है इसका। ये कोर्सेज अगर आप देखें तो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटलॉग्स अवेलेबल हैं आपके पास। 4 मंथ कोर्स होते हैं। डिपेंड करता है आपको, अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं, आप पेड भी कर सकते हैं। और ये टोटल आपकी अगर आप ये कर लें तो आपकी बेसिकली नैनो डिग्री आपको मिल जाती है। अदर देन योर BSc डिग्री आपको नैनो डिग्री मिल सकती है। फिर हमारे पास कैगल है। कैगल डेटा साइंस के लिए एक बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। मैं इसको ये तो मेरा कैगल लॉगिन हो गया। 1 सेकेंड। वेल उस्मान भाई एक जनरल ओवरव्यू ही दे दें, लाजमी नहीं है कि यानी आपका फिर कोई कैगल का सिंपली वो दे रही हूँ। ये बेसिकली हमारा एक तरह का स्टैक ओवरफ्लो का अगर हमने नाम सुना हो, प्रोग्रामिंग के लिए स्टैक ओवरफ्लो होता है। तो डेटा साइंस में सबसे पॉपुलर जो एक तरह का आपका वेबसाइट है वो कैगल है। और कैगल पे आपको बहुत सारी हेल्प भी अवेलेबल है, आपको डेटा सेट भी अवेलेबल है। जैसे से आप कोई FIP करना चाहते हैं तो जैसे डेटा उठा के उस पर FIP भी कर सकते हैं। कोविड-19 के डेटा सेट्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट जो मैं आपको चीज़ शो करने वाला था वो उस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। कैगल में पाइथन का भी कोर्स अवेलेबल है, मशीन लर्निंग का भी कोर्स अवेलेबल है, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके भी सीख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप कोर्सेरा से करें, क्योंकि इन द एंड आपको एक IBM की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगी जो कि बहुत वैल्यूबल हो सकती है आपकी जॉब मार्केट में। तो ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होगी मेरी तरफ से। सेकंड आपके पास डेटा कैंप है। डेटा कैंप को भी हम देख लेते हैं।
डेटा कैंप हमारे पास एक ऑनलाइन सोर्स है, इसमें कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रीम डिफाइंड होता है। लेट्स से अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं पाइथन में तो उसका भी स्ट्रीम है। अगर आप डेटा साइंस बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं पाइथन में तो उसका भी स्ट्रीम है। आर के थ्रू करना चाहते हैं उसका भी स्ट्रीम है। ये सीरीज ऑफ कोर्सेज हैं आपके पास। अगर आप इनको कर लेंगे तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं सर्टिफाइड डेटा कैंप के। और अगर आप ये भी कर लेंगे तो आप सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। पूरे के पूरे 23 कोर्सेज और इन सबको कंबाइन करके करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। पाइथन सीखना है सबसे पहले। इसमें डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जो आपको लैंग्वेजेस सीखनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी डिफाइंड है, वो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। एक और जो लोकल पाकिस्तान में सीखने के लिए सोर्स है वो है डाइस एनालिटिक्स, जहाँ से मैंने भी कोर्स किया था। और ये लोकल कम्युनिटी है सॉर्ट ऑफ, जो कि आपको डेटा साइंस सिखाती है, डेटा साइंस, डीप लर्निंग। ये उनकी वेबसाइट है बेसिकली, इसमें आप एनरोल हो जाते हैं और इनकी डिफरेंट फेस टू फेस ट्रेनिंग्स होती थी कोविड-19 पीरियड से पहले। आजकल ये लोग थोड़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं पेशावर में भी हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें डेटा वेयर हाउसिंग होती है और डेटा साइंस भी अवेलेबल है। तो मैंने बेसिकली डेटा साइंस का कोर्स इनके साथ किया था और डीप लर्निंग का कोर्स। मैंने इनके साथ 2 कोर्सेज किए हुए हैं और इनका अगर करिकुलम भी आपको दिखा दूं तो वो कुछ यूं होता है कि आपको 8 वीक्स में आपको बेसिकली डेटा साइंस से फेमिलराइज करते हैं और 8 वीक्स में आपको सिखाते हैं डेटा साइंस। तो आप यहाँ से आके सब कुछ देख भी सकते हैं, इनके साथ इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है बेसिकली? इसका फ़ायदा ये, जो इनके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं सारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे ये जो इंस्ट्रक्टर हैं टेलेनॉर में काम कर रहे हैं, ये भी टेलेनॉर में काम कर रहे हैं। और मेरे जो पिछले इंस्ट्रक्टर्स थे वो टेराडेटा, एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में बेस्ड, उसमें काम करते थे। विजन एक्स एक कंपनी है, उसमें काम करते रहे हैं। तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा, एक तरह से आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आप सॉर्ट ऑफ डाइस एनालिटिक्स का एक और भी फ़ायदा ये है कि ये आपको आपकी प्लेसमेंट भी कराते हैं डिफरेंट जॉब सेक्टर्स में, इस्लामाबाद में, डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो डाइस एनालिटिक्स का भी कोर्स होता है, लेकिन डाइस एनालिटिक्स का ड्रॉबैक ये है कि ये पेड कोर्स होगा और वो आपको प्रॉपरली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, जहाँ भी इस्लामाबाद में लेते हैं, पेशावर में लेते हैं। इट्स अप टू यू, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। कोर्सेरा, ऑडेसिटी फ्री है, लेकिन कोर्सेरा मैं रिकमेंड करूँगा IBM सर्टिफिकेशन। कोर्सेरा पे और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशन हैं, इसमें डीप लर्निंग .ai है। आप डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हैं डीप लर्निंग की भी, और आजकल बहुत सारी और भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डील करने की टेक्नोलॉजी है, वो भी देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पाकिस्तान में बहुत सारी रिसर्च हो रही है डेटा साइंस में। हमारा यूटी में ही नेशनल सेंटर ऑफ AI है, जो कि डेटा साइंस में बहुत रिसर्च कर रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, वो भी डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च में काम कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर है हमारे पास, जो कि डेटा साइंस को यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, जोंग, जैज, सारी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपनी इसको यूज़ करते हैं और करंटली बहुत ज़्यादा हायरिंग भी कर रही हैं, फ्रेशीज की भी और एक्सपीरियंस लोगों की भी। तो अगर आप अभी से जूनियर शुरू कर दें डेटा साइंस को स्टडी करना, तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आप लोग, एक तो आपके पास अप्लाइड एक्सपीरियंस भी होगा और सॉर्ट ऑफ अगर आप FIT भी डेटा साइंस में लेते हैं तो आप लोग जॉब रेडी होंगे बिल्कुल डेटा साइंस के लिए। इसमें फ्रेश प्रोग्राम्स भी आते हैं बहुत सारे इन कंपनीज के, और बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। हेल्थ केयर में बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में एक्टिव हैं। MTBC का मैंने अपना नाम लिया था, डेटा वेयर हाउसिंग कंपनी टेराडेटा, उसको मैंने आपको दिखाया था, वो डेटा साइंस पे बहुत काम कर रही है। मार्केटिंग सेल्स में यूनिलीवर डेटा साइंस यूज़ कर रही है, लाहौर कराची साइड पे एंग्रो यूज़ कर रही है, डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि डेटा साइंस में यूज़ हो रही हैं। और क्योंकि डेटा बाय टाइम ग्रो ही कर रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कभी कम नहीं होंगी, उल्टा ज़्यादा होंगी। तो डेटा साइंस की जॉब मार्केट का फ्यूचर इनफैक्ट बहुत ब्राइट है। और एक और थोड़ी सी मोटिवेशन अगर दूं, तो अगर आप देखें डेटा साइंस का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड करियर है, और डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और बिग डेटा स्पेशलिस्ट जो होते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। वेल उस्मान भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन चूँकि यानी मैंने पहले भी मेंशन किया ना कि हमारे पास मल्टी स्ट्रीम्ड इंजीनियर्स हैं फ़िलहाल, यानी मैकाट्रॉनिक्स से हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं हमारे साथ।
तो हमने यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री को टच किया, इसके अलावा यानी हम लोग हेल्थ केयर तक गए. विल यू प्लीज़ एलेबोरेट के यानी बीइंग अ केमिकल इंजीनियर या बीइंग अ कंट्रोल इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो यानी उसमें बिग डाटा की जो है वो इम्पोर्टेंस या प्लेसमेंट हाँ के क्या वो हैं, तो काइंडली इस पे थोड़ी सी हाँ, रोशनी डालिएगा. वालों ने बहुत डेप्थ में आईओटीज पढ़े होंगे, उन्होंने आईओटीज की यूज भी किया होगा, रोबोटिक्स वगैरह को. और अब मैं अपना एफआईपी अगर बताऊं तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिलेटेड था, उनका फंडेड प्रोजेक्ट था. और उसमें हमारे पास आईओटीज की डेटा थी डिफरेंट. डेटा जो है हर जगह पे जनरेट हो रही है, वो आईओटीज भी जनरेट कर रहे हैं, वो आपके पास कोई भी सेक्टर हो. इवन अब सुनने में आया टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत सारी आईओटीज की डेटा आती जा रही है, और ये लोग अब आईओटीज के लोगों को भी बहुत हायर कर रहे हैं, और जिनकी डेटा साइंस में नॉलेज है उनको और भी प्लस होगा. मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इसको यूज कर सकते हैं टेलीकॉम को, सॉरी अपनी आईओटीज की, अपनी मैकाट्रॉनिक की नॉलेज को. उसके अलावा उनको पाइथन और कुछ डिफरेंट जो टूल्स हमने डिस्कस किए वो सीखने होंगे. उसके अलावा उन डेटा को यूज करके वो लोग डिफरेंट प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं. लेट्स से अगर हम लोग अपना, अगर मैं प्रोजेक्ट इलैबोरेट करूं तो हमने एग्रीकल्चर मशीनरी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट किया था. हमारी एग्रीकल्चर मशीनरी पे बहुत सारे आईओटी सेंसर्स लगे हुए थे, वो डेटा हमारे पास आती थी और क्लाउड पे हम लोग उसको रिसीव करते थे. जब हम क्लाउड पे रिसीव करते थे हम लोग उसको एनालाइज करके उसके बाद हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में क्लाउड पे ही डिप्लॉय किए, और उसके थ्रू उस जो आईओटी था उसको हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ इंटरफेस किया था. जब उसको इंटरफेस किया उसके बाद उस मोबाइल एप्लीकेशन में हमारे पास सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग और ये डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट आपके डिफरेंट जो आपकी आईओटीज की डेटा थी उसकी बेसिस पे हमारे पास एक बिल जनरेट होता था, हमारा एरिया कैलकुलेट होता था, कितना एरिया हमने कवर किया है, और इस तरह की चीजें होती थी. ये मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक एग्जांपल हो सकती है. इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की एक एग्जांपल है, मैकेनिकल इंजीनियर्स से भी रिलेटेड ही हो सकती है. कि जो बड़े बड़े जेट्स हैं, मेरे मेरे फ्रेंड्स का ये प्रोजेक्ट था, उनके पास पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट है उसकी डेटा थी, और वो बेसिकली उनके पास उन्होंने बेसिकली ये डिफाइन करना था कि उस जेट में कुछ टाइम बाद क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं उसके इंजन में. तो ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. तो उनके पास कुछ सेंसर्स लगे होते थे जो कि इस डेटा को स्टडी करना इस डेटा को रिकॉर्ड करते थे. तो उस डेटा की बेसिस पे एक तरह से उन्होंने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स किया और ये डिफाइन किया कि क्रैक्स कब आते हैं, और उन क्रैक्स को आने से पहले उस डेटा पे उन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाए, और ये डिफाइन किया कि लेट्स से अगर इस तरह की डेटा आने लगे हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास क्रैक्स आने लगे हैं, और फ्यूचर में ये क्रैक्स कुड बी डेंजरस, तो इसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली हो जाए. इसको हम लोग प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, कि हम लोग डेटा की बेसिस पे पहले से प्रेडिक्ट कर लें चीज को और मेंटेन करने लगे. हेल्थ केयर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने डायग्नोसिस को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. कोई बंदा बीमार है उसको हम लोग डेटा के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. और केमिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी जगह पे अप्लाई हो सकता है. लेट्स से कि जहाँ पे भी डेटा होगी केमिकल्स की, उसकी बेसिस पे वो लोग केमिकल्स को, लेट्स से डेटा साइंस में सिर्फ प्रेडिक्टिव एनालिसिस नहीं आता, डेटा साइंस में सेगमेंटेशन भी आती है. लेट्स से अगर आपको कोई केमिकल्स की डेटा को सेगमेंट करना है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसकी डेटा पे आप सेगमेंटेशन एल्गोरिथम्स लगा के, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा के आप काम कर सकते हैं. और कोई एग्जांपल है राजा, कोई डोमेन से रिलेटेड? वेल यू आर गुड टू गो. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आप और करियर पार्ट डिस्कस कर लें फिर. तो एक और मैकेट्रॉनिक्स और इन लोगों का मैं बताऊं कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेट्रॉनिक्स में जो लैब्स हैं, रोबोटिक्स वगैरह, ये लोग मशीन लर्निंग और डेटा साइंस यूज कर भी रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, और उनमें काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, और हो सकता है इंडस्ट्री लेवल के भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं. उसका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन रिसर्च प्रोजेक्ट का मुझे पता है. तो हमारे पास अगेन अगर आप ये सारे स्किल्स एक्वायर कर लें, इसके बाद आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं. मैं भी फ्रीलांस करता रहा हूँ डेटा साइंस में फॉर पास्ट ईयर नाउ, और इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आर है. मैं कुछ आपको जॉब्स शो करूँगा इन सब प्लेटफॉर्म्स पे.
तो अगर आप डेटा साइंस में देखें तो डेटा साइंस में हमारे पास इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है ऑनलाइन। हमारे पास ओनली 720 गिग्स आती हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तब ओनली 200 गिग्स थी। और अगर आप अपनी अभी से डेटा साइंस के स्किल्स बनाते हैं और अपना पोर्टफोलियो बना के करते हैं तो इंटरनेट पे आप अभी आपको डेटा साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। मेरा अगर मैं फर्स्ट पेज पे डेटा साइंस सर्च करूं तो मेरी ये कहीं यहाँ पे आती है। तो आप लोग भी अगर शुरू करें तो होपफुली आप लोग भी फर्स्ट पेज पे बड़े इजीली आ सकते हैं। आपके पास बहुत सारी गिग्स आती हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको मशीन लर्निंग का दिखाऊं, मशीन लर्निंग की भी बहुत सारी गिग्स अवेलेबल हैं। लोग मशीन लर्निंग भी कर रहे हैं डेटा साइंस में। मशीन लर्निंग में बल्कि ज़्यादा काम हो रहा है। और लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसमें कार सेगमेंटेशन, कार ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लोग इनके पास आते हैं, इनसे काम लेते हैं डिफरेंट। अपवर्क में मैं आपको कुछ एक्टिव प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ जो कि डेटा साइंस में अवेलेबल हैं। ये upwork.com है। इसमें अगर आप जाएं जॉब फाइंड जॉब्स वाले पोर्शन में तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा साइंस का एक अलग सेक्शन है। तो इसमें आप कोई भी लेट्स से अगर आप सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन ही सीख लेते हैं तो डेटा विजुअलाइजेशन की ही बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। ए बी टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। मशीन लर्निंग की भी जॉब्स हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की भी जॉब्स हैं, सारी डेटा साइंस में फॉल करती हैं। इसकी ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि बड़ी हाई पेड जॉब्स होती हैं। तो एज ए स्टूडेंट भी आप कर सकते हैं अपनी साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ 6 to 3 months के लिए। अगर ये वाली देखें, इसमें डेटा एनालिटिक्स की जॉब है सिंपली। ये D3.js ये भी एक विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट में। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती हो तो उसके लिए बहुत आसान होगी। आर की प्रोग्रामिंग जैसे हमने डिस्कस की थी उसका भी डिस्कस हुआ हुआ यहाँ पे। ए बी टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल मेथड होता है उसकी है। डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा माइनिंग टेक्निक ये भी पाइथन में अवेलेबल होती है। हम लोग इसको कर सकते हैं। डेटा स्क्रैपर बना सकते हैं हम लोग पाइथन में। ये भी बिल्कुल प्योरली डेटा साइंस का, डेटा माइनिंग का टास्क है। डेटा माइनिंग है हमारे पास, मशीन लर्निंग है। हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को स्टडीज करके हम लोग ट्रेडिंग एल्गोरिथम बना सकते हैं। पाइथन का प्रोजेक्ट है। डेटा एनालिटिक्स, इसके अलावा डीप फेक आजकल एक बड़ी चीज़ है जिसमें हम लोग अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, कंप्यूटर विजन का एक टास्क है। तो ये बेसिकली ये होता है कि आप एक इमेज से एक फेक इमेज बना दें और आप उसको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे एआई ऐसे ही इमेज जनरेट करेगी, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे वो असल में एक इमेज है। इसके अलावा ये सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने डेटा साइंस में अगर करियर सीख के इंटरनेट से कोर्सेज करके तो आप बहुत सारे कोर्स आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इस टाइम पे 282 और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं सिंपली मशीन लर्निंग में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अलग प्रोजेक्ट्स हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिलेटिवली सिंपल एनालिसिस होता है। जैसे हमने ईडीए का पढ़ा था, डेटा क्लीन करके एनालाइज करना, उसको सोशल मीडिया की डेटा को फाइंड आउट कर एनालाइज करना। और फिर डेटा एनालिस्ट की जॉब भी है। आप सारा काम घर में बैठ के कर सकते हैं। ये फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा freelancer.com भी है, पीपल पर आर भी है। ये दोनों सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा ये दोनों थोड़े रिलेटिवली कम पॉपुलर हैं, लेकिन इन दो प्लेटफॉर्म का फायदा ये होगा आपको कि इधर आपको कंपटीशन थोड़ा कम मिलेगा, तो आप इजीली प्रोजेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे। तो दीज वर द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक ये डेटा साइंस का एक ओवरव्यू हो गया। गेटिंग स्टार्टेड का भी बता दिया आपको, और फ्रीलांसिंग में अगर आपको किक स्टार्ट करना है डेटा साइंस पे तो वो भी मैंने आपको बता दिया। If you have any questions, I think Raja, we can start with the Q&A section. Thank you very much. उस्मान भाई, श्योरली इट वाज अ ब्लास्ट ऑफ नॉलेज। और मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह यानी ईच एंड एवरीथिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट की। अभी इंगेजमेंट लेवल थोड़ी सी लो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वलिया, मैं आपको कहूँगा कि क्विज़ स्टार्ट किए। हेलो भाई जी रज़ी, पहले हम क्विज़ कर लेते हैं, देन Q&A कर लेंगे हम लोग। ओके ओके श्योर। Okay, you're requested to kindly open the quizzes app and follow the fun quiz that is being prepared for you people. You can enter this code which will be given to you by अब्दुर्रहमान, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ और मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। जी जी बिल्कुल। बस स्टार्ट लेते हैं विद इन अ मिनट। ओके मेरी स्क्रीन पे भी
वेल मेरी स्क्रीन पे भी आप कोड देख रहे होंगे. मैं इसे चैट में भी पेस्ट कर देता हूँ. इसके अलावा कुछ जो लोग मोबाइल ऐप नहीं यूज़ कर रहे तो उनके लिए हम लोग जो है वो वेब का मैंने लिंक भेज दिया. तो स्टार्ट लेते हैं फिर हम लोग. अभी हमारे पास सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है, ज़रक ने ज्वाइन किया है. दिस इज़ द कोड. Well, we have 7 participants so far, 8 participants, and the number of attendees is around about 40. So, guys, थोड़ा जल्दी कीजिएगा. वेल जिसका कोई मसला आ रहा है तो काइंडली यहाँ चैट में अपनी क्वेरी जो है वो इनलिस्ट कीजिएगा या अनम्यूट होके अपनी क्वेरी बता दीजिएगा. बिकॉज फ़िलहाल हमारे पास 27 पार्टिसिपेंट्स हैं और अटेंडीज़ 38 हैं. ऑल सेट. वी आर रेडी टू गो. जिसका कोई मसला है विद इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स वो इनलिस्ट करे, नहीं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी हैव 29 पार्टिसिपेंट्स, क्वाइट गुड नंबर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. काइंडली दानियाल, अब्दुर्रहमान, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो मेरा साथ दीजिएगा. वी हैव टू मेक इट मोर वाइब्रेंट. आई एम गोना स्टार्ट इट. We have Zarak on the top. No, Ashley is on top. Going towards second question. Going more about the aspects of data science. क्योस ने फिर एक बार क्योस मचाया हुआ है. दानियाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली ज्वाइन कीजिएगा. जी राजा, क्यों नहीं. अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस क्वेश्चन के हमें जो है एनालिटिक्स देखने चाहिए. यार अच्छा, Usman Qureshi is now at the top of the table. केओस को क्या हुआ यार? आज केओस को क्या हो गया? केओस की स्क्रिप्ट नहीं चली मुझे लगता है. नहीं, वो तो यूजुअली टॉप पे आता है. जी जी.
मोस्टली वेल इसके एनालिटिक्स देखेंगे बिकॉज इंतहाई कॉमन क्वेश्चन था ये। ये तो एटलीस्ट आना चाहिए सबको। एग्जैक्टली, इसके एनालिटिक्स देख लेते हैं हम लोग। अच्छा वेल सिर्फ यार ये जावास्क्रिप्ट किसने लिखा है? ये कोई मेरी तरह जावास्क्रिप्ट का बंदा था। ये वेल उबैद ने इंक्रीमेंट लिया। वेल दानियाल शेयर करता चलूँ कि क्विज़ेस से रिलेटेड प्रॉपर हमारे जो डीएससी लीड्स हैं इनमें से एक शहजादे ने एक प्रॉपर गेस्ट तैयार की हुई है गिटहब के हवाले से, एक डेवलपर की उन्होंने कॉपी की हुई है। तो यानी उससे प्रॉपर हैक्स हो सकती हैं इसमें, लेकिन वो हम अपनी कम्युनिटी में अनाउंस नहीं करवाएंगे बिकॉज वी बिलीव इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ये हमारे कोर टीम ने किया है, एक बंदे ने। नहीं, हमारे डीएससी हैं कॉमसेट्स लाहौर से। अच्छा उधर से, वाह। Qureshi taking the lead. वेल दानियाल ये आप मुझे बता दें, यार ये मुझे नहीं आता, ये कौन सी जगह है? आपकी फेवरेट जगह ना? नहीं हमारी नहीं, मोस्ट लोगों की, ज्यादातर लोगों की फेवरेट जगह है, हमारी नहीं। वेल ऑडियंस, आपको बताता चलूँ वैसे हमारे क्विज़ेस काफ़ी एलोंगेटेड होते हैं, लेकिन इस बार चूँकि हमारा इवेंट भी काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे था तो इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, सो दिस माइट बी द लास्ट। अच्छा इसके एनालिटिक्स को दिखाओ जरा। एग्जैक्टली इसके देखने भी चाहिए हमें। फरीशा इंक्रीमेंट ले गई उस्मान कुरैशी इस पे भी, यानी वीसी लॉन और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैं कह रहा हूँ कि इसे देखने की जरूरत थी वैसे। वेल folks, we are gonna end this. Here's the leaderboard final. We have Bilal Ubaid as third position holder, Varisha Khan as second, and Usman Qureshi topped the table. Congratulations to all the winners. And now we are gonna start with Q&A session. Waliya, kindly proceed कीजिएगा. The floor is now open for questions. You can ask our keynote speaker, Sayyid Mohammed Usman. Thank you. रवि कुछ कह रहा था पहले। उस्मान भाई पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इतना जबरदस्त सेशन लेने का। नो प्रॉब्लम। की बात ये कि उसमें लास्ट वीक मेरा इंटरव्यू था जायर में ना, सही।
बिल्कुल इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, तो अगर आप बता रहे हैं थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारी आवाज मुझे समझ नहीं आई आखिर में। तो उस्मान भाई, पहला क्वेश्चन मतलब मेरा इंटरव्यू था, पैनल ने मुझसे पूछा था ना कि जो कि जिसकी मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी कि मतलब व्हाट इज दिस ना, तो शायद हेलो। हेलो। जी बोले बोले। वेल रजी, माइक से थोड़ा करीब आके बोलिएगा, आप ऑडिबल नहीं हैं सही तरीके से। हेलो, अब आवाज आ जी रही जी है मेरी रजी, आप आप सबको? ऑडिबल हैं। जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा उस्मान भाई, इस तरह था कि मेरा लास्ट वीक इंटरव्यू था, उसमें मुझसे पैनल ने डाटा साइंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें से कुछ तो मैं बता सका था और कुछ मैं नहीं बता सका था। ठीक। तो उसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिसकी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो पहला उन्होंने पूछा था कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है मॉडल की सेट ट्रेनिंग में। हाँ, अच्छा, ओवरफिटिंग बेसिकली नॉर्मली ये होता है जब हम लोग मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो लेट से उनकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही हो, ठीक है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी में उन्होंने 98% दे दिया कि जी बहुत अच्छा ट्रेन हुआ है मॉडल। जब हम लोग को टेस्ट डेटा पर टेस्ट करते हैं तो उसकी जो मॉडल एक्यूरेसी है, या उसकी जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम आने लगी, 60% 50% आने लगी। तो इस चीज़ को हम लोग ओवर फिटिंग कहते हैं, ठीक है। अंडर फिटिंग ये होता है कि हमारे जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है और टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों ही कम आ रही हो। समझे मेरी बात? हाँ जी, समझ गया हूँ मैं। तो इसको ये फिर ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक करने की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। वो जब आप डिटेल में जब कोर्स देखोगे ना, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग जो तरीका है उसको हम कहते हैं रेगुलराइजेशन, वो हम स्टडी करते हैं। तो जब कोर्स कंटेंट पूरा डेप्थ में जब जाओगे तो फिर ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए क्या हम बेसिक एल्गोरिदम लिखते हैं कि इसके नहीं, मतलब इसके लिए पहले हम से लोग पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं। लेट्स से तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो या तो तुम डेटा को भी थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हो अपनी, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको निकाल लो, कोरिलेशन निकाल लो, ज्यादा जो जो इन फीचर्स का कोरिलेशन ज्यादा है उनको निकाल लो। अगर ये मैं सिर्फ रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। न्यूरल नेट्स में फिर अलग तरीके हैं इसके ओवरफिटिंग को कम करने के। नंबर ऑफ आइट्रेशन होती हैं। क्रॉस वैलिडेशन अगर तुमने पढ़ी हो, क्रॉस वैलिडेशन ये होती है कि डेटा को फर्दर डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर दें और फिर उसको उस पर ट्रेन भी करें और टेस्टिंग भी करें। तो ओवरफिटिंग को ओवरकम करने के लिए सबसे बहुत सारे तरीके होते हैं और सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही होती है, ओवरफिटिंग की होती है डेटा साइंस में, प्रेडिक्टिव मॉडल की। अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि बायस और वायरेंस ट्रेड ऑफ में क्या मतलब ये क्या होता है? मतलब हाँ बायस तो हमें पता है बेसिकली, कि वो एरर जो होता है वो मतलब मॉडल की उसमें ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो तब होता है। मैं अपनी एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से हो जाएगा वो क्या चीज होती है। 2 सेकंड रुकोगे सिंपली। अच्छा छोड़ो, उसको अभी टाइम लगेगा। तो बेसिकली बायस और वेरिएंस बेसिकली ये होता है कि तुम्हारी जो मॉडल है वो कितना गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कितना बायस्ड है किसी सर्टेन, नहीं सॉरी, बायस का मतलब ये होता है कि कितना बायस्ड है किसी गलत चीज की तरफ। लेट्स से हमारे पास डेटा है जेंडर्स की, ठीक है, और जेंडर्स के साथ हमारे पास डेटा है और भी बहुत सारी डेटा है किसी बंदे की, और हमने प्रेडिक्ट करना है कि वो बंदा जो है वो क्या चीज यूज करता है, कौन सी ऐप ज्यादा यूज करता है, ठीक है। एज की भी डेटा है और यानी बहुत सारी और भी चीजें हो सकती है, ठीक है, फीचर्स का तुम्हें पता होगा क्या होता है, ठीक है ना। जी। तो अब बायस बेसिकली ये होती है कि लेट्स से तुम्हारा मॉडल जो है ना वो सिर्फ एक फीचर की तरफ बायस होता जा रहा है, समझ रहे? जी। ठीक है। और दूसरा तुमने क्या बोला था, वेरिएंस ना, वेरिएंस बेसिकली ये है कि तुम्हारा इवन दो तुम्हारी बायसनेस तुम्हारी ज्यादा है, एक्यूरेसी तुम्हारा मॉडल जो एक ही जगह पे प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें जो है ना वैरायटी कितनी है। लेट्स से वो कभी कभार बायस हो रहा है, कभी कभार नहीं बायस हो रहा, कभी कभार बायस हो रहा है, कभी कभार नहीं बायस हो रहा। तो ये बेसिकली बायस और वेरिएंस होती है, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें एक इमेज, वो इमेज तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगा, तो उसके ठीक थ्रू है। तुम्हें ज्यादा विजुअली एक्सप्लेन हो जाएगा कि बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। तुम उसमें फिर ये देख सकोगे कि जी जब बायस हो रहा होता है मॉडल तो वो किस तरह का दिखता है, वेरिएंस जब ज्यादा होती है तो वो किस तरह का दिखता है।
और उस्मान भाई इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, मतलब? यार अगेन इसकी भी वही मेथड्स होते हैं, ट्यूनिंग होती है मॉडल्स की। पैरामीटर्स को ट्यून करोगे, डेटा को और अच्छा करोगे, फीचर्स अच्छे फाइंड करोगे, अगेन वही चीजें होती हैं। मतलब वही सेम टिपिकल। हाँ वही तरीके होती है। ठीक है। वेल उस्मान भाई, हमारे पास क्वेश्चन आया है। रुमैसा अहमद कह रही हैं कि शी इज़ अंडर ग्रेड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यानी उन्हें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए ताकि यानी वो अपना करियर स्टार्ट कर सकें डेटा साइंस में? हाँ, तो सबसे बेसिक जो अगेन मैंने जो बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप पाइथन सीख लें तो पाइथन इज ऑल इनफ। मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग हैं डेटा साइंस में, इवन मैं भी एमएस इन डेटा साइंस कर रहा हूँ, तो मेरे साथ मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि प्योरली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो आपने सिंपली पाइथन सीखनी है। आपकी मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग होगी, कैलकुलस आपको बहुत अच्छा आता होगा, लीनियर अलजेब्रा आता होगा। जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं मशीन लर्निंग के, दे आर बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल इनकी पीछे बेस होती है। तो हमें तो नॉर्मली हम लोग एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट उनको सिंपली पैकेज में लाइब्रेरी कॉल करते हैं और उनको सिंपली रन करते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी मैथ्स हो रही होती है जो कि ऑलरेडी कोड लिखा हुआ होता है उसका। ठीक है, तो आपको उसकी ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी। आप जब थियोरेटिकल डेटा साइंस पढ़ते हैं तो आपको उसकी ज्यादा अच्छी समझ आएगी। जब आप मॉडल्स को ट्यून करते हैं, जैसे अभी वैसे ही बताता ओवरफिटिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से अगर कोई रिग्रेशन का मॉडल है तो उसमें कोई कोरिलेशन के आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे, कोरिलेशन हमें फीचर्स फाइंड करने होते हैं तो वेरिएबल्स के दरमियान। और आपको सिंपली अगर आप पाइथन सीख लें और जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं, अगर आप इधर से इन सोर्सेज से कोर्सेज कर लें तो दैट विल बी ऑल इनफ। और मैथमेटिक्स में बहुत लोग आते हैं डेटा साइंस से। वेल इट्स इनकरेज टू जस्ट स्पीक इट अप। आप लोगों ने जितनी क्वेरीज अपनी चैट में लिखी थी तो काइंडली वन बाय वन अनम्यूट कीजिए और जस्ट स्पीक इट अप। अच्छा, ये मोहम्मद ज़ुहैब का अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि आपने कैसे हैंडल किया, बिकॉज हमारे कोर्सेज में तो हमने पाइथन नहीं पढ़ाते। अच्छा, पाइथन नॉर्मली हमने भी नहीं पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में। मैंने जो पाइथन सीखी है टोटल इंटरनेट से सीखी है। ये जो IBM डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट था इधर से सीखी। इसके अलावा जो डाइस एनालिटिक्स का मैंने आपको बताया था उधर से बेसिक सीखी। और सबसे ज़्यादा जो मैंने पाइथन सीखी थी तो बेसिक्स मैंने इधर से ही सीखी थी। तो सबसे ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरा हुआ था वो मेरे FIP में हुआ था। जब आप नॉर्मली काम करते हो तो आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको एक कोर्स कहीं नहीं सिखा सकता। तो वो प्रॉब्लम्स जो आप तभी फेस करोगे जब तक आप प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे, उन बग्स को फिक्स नहीं करोगे जो कि आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आते हैं। और जब टाइम टू टाइम जब आप फिक्स करते जाओगे तो आपकी लर्निंग ज़्यादा होती जाएगी। वेल गाइस, जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक इट अप बिकॉज चैट में तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें यानी ऑडियंस में कुछ पार्टिसिपेंट्स लीव कर चुके हैं ना, तो हम चाह रहे हैं कि मोस्ट इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस और जो बिगिनर्स तक हों क्वेश्चंस तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। बाकी हमारे पास मल्टी स्ट्रीम इंजीनियर्स हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, केमिकल इंजीनियर्स हैं, मैकाट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। तो आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं डेटा साइंस से रिलेटेड तो काइंडली जस्ट स्पीक इट अप। उस्मान भाई, राजा एम आई ऑडिबल? हाँ आ रही है सभी। उस्मान भाई, मैं रिसेंटली जिस तरह आपने कहा कि पाइथन इज गुड फॉर डेटा साइंस, तो मैं रिसेंटली एक आर्टिकल रीड कर रहा था जिसमें मतलब वो कह रहे थे कि पाइथन प्ले अ वाइटल रोल इन डेटा साइंस, लेकिन ऑन वर्ड्स इन नियर फ्यूचर गो लैंग्वेज विल रिप्लेस द पाइथन। सो पाइथन बहुत स्लो है, डेटा साइंस है ना बेसिक। तो आपका गो लैंग्वेज के बारे में क्या ख्याल है? हाँ सही कह रहे हो। बेसिकली देखो, हमें जो है ना डेटा साइंस इज नॉट अबाउट टूल्स। ठीक है, हम कौन से टूल्स, पाइथन को हम लोग सिर्फ एज अ टूल यूज करते हैं। ठीक है, डेटा साइंस में कोई भी टूल यूज हो सकता है। हम लोग कोई भी इवन मैटलैब यूज कर सकते हैं हम लोग अपना एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो गो लैंग्वेज हो सकता है आगे जाके इस काम को जो हम लोग ये एज अ टूल यूज करते हैं इसको ज्यादा सिंपलर कर दे। ठीक है, तो लोग टाइम टू टाइम पाइथन पे शिफ्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन करंटली जो है ना पाइथन इज द मार्केट स्टैंडर्ड। कोई भी अगर कंपनी में अप्लाई करोगे ना तुम स्टेज पे या फिर कहीं भी ऑनलाइन अपना काम करते हो तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम पाइथन में काम करो। कभी कभार ऐसा होगा कि R में होगा
सी में तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा डेटा साइंस में काम करना, क्योंकि सी जो है बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज है डेटा साइंस के लिए। तो हो सकता है गो भी, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है तो टाइम टू टाइम उस पर लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इस टाइम पे जो है ना अभी टोटल पाइथन की मार्केट है, और हो सकता है टाइम टू टाइम पे गो भी शिफ्ट हो जाए। फिर योर क्वेश्चन है सफी? नहीं उस्मान भाई, कैरी ऑन। वेल यू फोक्स आर मेरा इनकरेज्ड। जी वलिया कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मैं पूछना चाहती थी कि जो डेटा साइंस है उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं? यार डिपेंड करता है। अब लेट्स से आप डेटा को स्टडी करके अपना एनालिसिस निकाल के, स्पेसिफिकली मैं नहीं कह सकता एसईओ में आप किस तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसईओ में जनरली आप अपनी वेबसाइट ही को ठीक करते हैं और अपनी क्या कहते हैं, अगर आप एसईओ में ये कर सकते हैं कि कीवर्ड्स की डेटा अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप उस पर एनालिसिस करके कि किस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और उसको लगा के आप उस तरह से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जनरली डेटा साइंस एप्लीकेबल तो हर जगह पे है, और अगर वही बात है कि अगर आपको उस तरह की डेटा मिल जाए तो उस तरह की डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन मैंने जैसे कहा था डेटा इज द न्यू गोल्ड। गूगल कभी भी आपसे फ्री की डेटा शेयर नहीं करता। अगर आप गूगल कीवर्ड टूल भी यूज करें, एडवर्ड टूल होता है कि कीवर्ड टूल होता है, उसमें वो फिर चार्ज करना शुरू कर देते हैं ज्यादा, और इवन टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट भी डिफरेंट कीवर्ड्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो उसमें आप ये भी हो सकता है कि अगर आपको भी स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना है तो उसको आप उनकी डेटा को स्क्रैप करके और फिर उसमें एनालिसिस करके कौन सा ज़्यादा अच्छा कीवर्ड है डेटा साइंस के लिहाज से, और उस पर फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करें, उधर यूज़ हो सकता है। लेकिन मैंने कभी सच एसईओ में कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं ज़्यादा उस्मान भाई, इसका इस तरह हो सकता है कि ये अमेज़न के लिए जो डिफरेंट टूल्स बनाए गए हैं जैसे हीलियम 10, जंगल स्काउट वगैरह, ये डाटा साइंस टेक्निक्स को यूज करते हैं वो कीवर्ड सर्चिंग के लिए और प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए, तो उसमें सारे ये चीज हो मतलब सकता है। इसके अलावा ऐसी रिकमेंडर सिस्टम्स में यूज हो सकती हैं। हाँ, ये नजीर ने अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये अमेजोन वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप देखो कि अगर आपने कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट सर्च किया तो नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा वही नजर आ रहा होता है, तो वो उसमें आप वगैरह इंक्रीज करने के लिए यूज हो सकता है। एसईओ में डिफरेंट, लेकिन एसईओ जनरली तो वही होती है ना कि आपको ट्रैफिक ड्रॉ करने के लिए, जनरली कीवर्ड्स ही को टारगेट करेंगे और ये चीजें। वेल उस्मान भाई, मतलब उसके लिए जी रजी कंटिन्यू कीजिएगा। और उस्मान भाई, इसी कीवर्ड्स के सर्च के रिलेटेड और ये रिकमेंडेशन के लिए मतलब इसी और एक और टूल्स होते हैं अमेज़न के जिसमें वो रेटिंग वगैरह को बढ़ाने के लिए उसमें सारे ये डाटा साइंस की अमेजोन टेक्निक्स एलेक्सा की बात कर रहे हो? हाँ जी एलेक्सा, हाँ, लेकिन वो पेड होता है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, डेटा इज द न्यू गोल्ड, वो भी आपको फ्री की डेटा नहीं दे रहा होता। वो तो है, टेराडाटा भी क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी, तो कोई फ्री में अगर आपको डेटा मिल फ्री में जाए तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वो डेटा को नहीं मिलेगी ना आपको इतने आराम से। जी जी हाँ, अगर सोशल मीडिया एनालिसिस करना चाहते हैं वो सेंटिमेंटल, जिसमें हम वो फेसबुक के लाइक्स कमेंट्स और इन चीज़ों को फिर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सब कुछ वो पेड भी कर सकते हो। सेंटिमेंट एनालिसिस भी हो सकता है, ट्विटर से आप डेटा को ड्रॉ करके देख सकें किसका लोगों को क्या शौक है। है। हाँ, ये यही बात है। और कोई क्वेश्चन है? राजा तुम्हारा अपना कुछ? नहीं, वेल उस्मान भी मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि एसईओ के हवाले से जो गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो यानी वो हमें तो नहीं देते, लेकिन अपना जो उनका यानी एक मैसिव और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा होता है, डेटा सेट, वो यानी उसकी बेसिस पे ही जो है हमें एनालिटिक्स निकाल के देते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन एसईओ। हाँ, गूगल खुद यूज करता है, बिल्कुल यूज करते हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स अपनी डेटा को, और उसी की बेसिस पे सारे ये आपकी जो एड्स, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स और सारी चीज़ उसी बेसिस पे होती हैं। बिल्कुल। वेल जिसका भी क्वेश्चन है तो काइंडली अनम्यूट करें और जस्ट स्पीक इट अप। दनियाल कोई क्वेश्चन? हादी? नहीं उस्मान, फिलहाल तो ठीक है। तलहा आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि उस्मान भाई, कितनी कॉस्ट आती है किसी भी मॉडल को ट्रेन करने में? बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है या एक आसान प्रोसेस होता है? एक चीज डिपेंड करता है। मतलब लोग कहते हैं कि ओपन एआई ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो
तो इस तरह आपके की आप मॉडल को अब डिपेंड करते हैं। देखो अब आप लेट से कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बहुत कोई सिंपल सी डेटा है, बहुत छोटा सा डेटा सेट है, और उस पे कोई भी आप कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा देते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एल्गोरिथम्स होते हैं, तो आप 2 सेकंड में भी ट्रेन कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर पावरफुल हो सकते हैं। अब जो आजकल न्यूरल नेट्स आए हैं, न्यूरल नेट्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि न्यूरल नेट्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ट्रेनिंग में, लेकिन न्यूरल नेट्स की एक्यूरेसी और उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा होता है। लेट्स से आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो, उसको आप ट्रेन पे लगा दो किसी भी न्यूरल नेट पे, तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो इवन हो सकता है कि दिन लग जाए उसको ट्रेन करने में। अगर आपने एक और अभी रिसेंटली देखा हो, आरपीडी था, क्या नाम था राजा, इफ यू कुड करेक्ट मी। वेल उस्मान भाई रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं रहा। मुझे जब वो रिसेंट डेटा सेट ट्रेन हुआ है सबसे ज्यादा बड़ा, उसका जीपीटी क्या नाम थ्री, था? जीपीटी थ्री। जीपीटी थ्री। तो जीपीटी थ्री को में कितने मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, और अब उसको ट्रेन करने में, उस मॉडल को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा। तो अगेन अब डिपेंड करता है कि उसने क्योंकि ज्यादा डेटा पॉइंट्स यूज किए हैं उसमें। अब यूनिट का स्ट्रक्चर अपना भी होता है, अगर लेट्स से अगर छोटा स्ट्रक्चर यूज किया हो तो वो छोटा कम टाइम लेगा, अगर बड़ा स्ट्रक्चर यूज किया हो तो ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन में छोटा स्ट्रक्चर में यही है कि एक्यूरेसी का ट्रेड ऑफ होगा। तो अगेन वही डेटा साइंटिस्ट का यही काम होता है कि सारी चीजों को, पैरामीटर्स को ट्यून करना, कम से कम टाइम भी ले और सबसे अच्छा रिजल्ट भी दे, सारी चीजें डेटा साइंटिस्ट ने स्टडी की होती है। डेटा साइंस में ज्यादा, मैं एक बात बताऊं, प्रोग्रामिंग से ज्यादा जो है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आप कितना पैरामीटर ट्यूनिंग को और कितना एल्गोरिथम को ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं करनी पड़ेगी, बजाय कि आपको पैरामीटर्स को ट्यून करना पड़ेगा ज्यादा। और अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आप जितना भी ट्यून कर लें, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा इन द एंड। वेल फोक्स, क्वेश्चंस आर इनकरेज्ड। आपके पास टाइम है, देन वी आर गोइंग टू एडजर्न। सर मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें यूएस आर्मी जो थी उसको दिखाया गया था कि वो ड्रोन्स जो हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स, उनको यूज़ करके वो सर्विलियंस वगैरह के काम लेके आ रहे थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी डेटा साइंस इस्तेमाल होती है कि नहीं होती है, या वो हाँ तो सिर्फ बिल्कुल। मशीन? ये मैं अगर बताऊं, हमारे एनसीएआई में, यूईटी में भी यही इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो कि ड्रोन्स को ऊपर जाके इमेजरी लेके एग्रीकल्चर का बेसिकली वो करते हैं, उस पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइम में कितनी वेजिटेशन ज़्यादा हुई है या फिर वेजिटेशन कम हुई है, उसके मुताबिक फिर गवर्नमेंट को डिफरेंट फीडबैक देते हैं। तो बिल्कुल ड्रोन में भी ऐसे ही हो सकता है, मिलिट्री में भी डेटा साइंस एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली एआई का टास्क है। लेकिन अगेन डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस और एआई का बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन है, तो एक डेटा साइंटिस्ट भी ये काम कर सकता है। लेकिन फिर उसको इस चीज़ की एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए उसके बारे में। सो डेटा साइंस पे काम करने के लिए डिग्री होना मस्ट है या सर्टिफिकेशन वगैरह? कोई मसला नहीं है मेरे पास अभी, डिपेंड करता है। अब जो अगर आप फ्रीलांस काम करना चाहते हो तो फिर आप डिग्री के बगैर भी कर सकते हो। मैं तो लास्ट ईयर में था और मैंने टोटल फ्रीलांसिंग काम की है, और डिग्री के बगैर तो उसमें मेरे पे कोई डिग्री नहीं थी। अगर आप जॉब करना चाहते हो पाकिस्तान में तो एटलीस्ट डिग्री की रिक्वायरमेंट है। बाहर ये हुआ है कि राजा भी बता देगा आपको कि गूगल वगैरह ने ये डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है, और बाहर बहुत सारी कंपनीज ने ये चीज़ की है। तो लेकिन जनरली स्पीकिंग हो सकता है आगे जाके ये ट्रेंड खत्म हो जाए डिग्री का, स्किल्स बेस्ड जॉब हो सिर्फ। कोई और क्वेश्चन? चला वेल जूनियर्स में से हमारी जूनियर्स हैं फीमेल्स, मेल्स। मोहसिन, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। बैचमेट्स में जुहेब हैं, सफ़ी, हादी। दानियाल तुम भी पूछ लो यार कुछ। नहीं यार, जो क्वेश्चन सारे आंसर कर मुझे दिए लगता है तुमने। Thank you. सेशन की है नहीं, या बोरिंग हो गया था? नहीं, सही जबरदस्त सेशन था, थैंक यू इतने कम टाइम में है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने तो बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। उस्मान भाई एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन ये है कि आपने जैसा बताया कि ये हमारे पास मार्केटिंग
स्ट्रेटेजी बनाने में भी मतलब हम इसको यूज़ करते हैं डेटा साइंटिस्ट को। तो इसका मतलब है कि सीए की जॉब्स कम हो जाएंगी फ्यूचर में। नहीं, वो बेसिकली अकाउंटिंग का काम है। डेटा साइंटिस्ट जो है नॉर्मली पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेंगे, इकोनॉमिस्ट की तरह काम करेंगे वो, लेकिन वो कम नहीं होंगी काम। वेल वी आर गोइंग टू एडजर्न इन अ कपल ऑफ मिनट्स। आपके पास 2-1 मिनट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, नहीं तो वलिया ऑफिशियली एडजर्न कीजिए। इंशाल्लाह फ्यूचर एजेंडा हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। चला कि मैं एक और भी बात करूं, बहुत सारी जो जॉब्स हैं ना आजकल, पिछले दिनों मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था, एआई और डेटा साइंस की वजह से बहुत सारी इन ट्रबल हैं भी, क्योंकि सब कुछ आजकल ऑटोमेट हो रहा है। तो ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स को खतरा है भी, जो कि लोग नॉर्मली मैनुअली करते थे, तो हो सकता है आगे जाके मशीन लर्निंग मॉडल्स हों वो करें सिर्फ। तो जॉब्स को खतरा है भी, बहुत सारी जॉब्स को। Any questions? कश्यप का क्वेश्चन है कि डेटा रैंडलिंग बेसिकली मशीन लर्निंग में नहीं आता। डेटा रैंडलिंग डेटा साइंस, डेटा रैंडलिंग इज बेसिकली डेटा क्लीनिंग। जैसे वो इनकंसिस्टेंसीज नहीं आ जाती रही डेटा में, कि हमारे पास लेट्स से कभी कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई टेबल में आपके पास कोई एक ही वर्ड है, लेकिन वो थोड़ा मिसस्पेल हुआ हुआ है, लेकिन वर्ड सेम है। कंप्यूटर उसको डिफरेंट ट्रीट करेगा, हम उसको सेम ट्रीट करेंगे। तो ये डेटा रैंगलिंग में आता है, उसको साफ करना, उसको सारा डेटा को इनकंसिस्टेंसी खत्म करना। Any questions? No वलिया, you are good to go. Okay. Thank you, Usman, for your diversified knowledge. I hope everyone has taken away fruitful information from this platform. Thank you so much for your time. We are adjourning this session. Thank you so much. Thank you very much everyone. वेल उस्मान भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।